इसको पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार जो है बायोडाइवर्सिटी को लेके बायोडाइवर्सिटी को लेके सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा उठाया गया था वो पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही उठाया गया था। ठीक है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये 13 जून से लेकर 14 जून के बीच में हुआ था और इसको हम लोग यूएन, हाँ 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में। और इसको हम लोग जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसकी सेकेंड डिकेड वाली जो है बैठक भी बोलते हैं। यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हमारा 1972 में हुआ था, इसकी एक बैठक होगी 10 साल बाद 1982 में, और एक बैठक जो होगी 1992 में, एक बैठक होगी 2002 में, एक बैठक होगी 2012 में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हाँ 10 सालों के डिफरेंस पे जो है वियना कन्वेंशन जो हुआ था उसकी बैठक नहीं सॉरी स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था उसकी बैठक को रिवाइज्ड किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है ये मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट अर्थ समिट जो है इससे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ जो पहली बार बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई थी 1902 में जो होता है 2002 में जो होता है उसको हम लोग सेकेंड अर्थ समिट भी बोलते हैं। सॉरी सेकेंड अर्थ समिट जो है 2012 वाले को बोलते हैं। 2002 वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों ने एक टर्म सुना होगा MDG, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। 18 गोल जो थे मिलेन, क्या बोल रही हैं? सेकेंड अर्थ समिट, रियो +20 इसको बोलते हैं और इसको सेकेंड अर्थ समिट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी की कुछ स्पीसीज पे जो इसमें जो काम होते हैं अर्थ समिट में उसमें पूरे पृथ्वी के मतलब कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर सारे एरिया को कवर जब किया जाता है तो उसको हम लोग अर्थ समिट बोलते हैं। मतलब कि इस कन्वेंशन में पूरे पृथ्वी के जितने भी डेवलपमेंट्स या इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर जो है बात की जाती है। ठीक है, 2012 वाला जो था देखेंगे हम लोग सेकेंड अर्थ समिट ब्राज़ील, फिर ये रियो डी जेनेरियो में होता है, रियो +20 इसको बोला जाता है। और इसकी जो खासियत है कि एक टर्म हम लोग और सुने होंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कोई बता सकता है कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? MDG आता है, SDG और MDG दोनों हैं। MDG आता है 2002 वाले में, नहीं सेकेंड अर्थ समिट जो होता है 2012 में होता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले कब होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन? 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है 1972 में। इसकी जो है 10 वर्षीय बैठक जो होती है 1982 में भी होता है, 1992 में भी होता है, 2002 में भी होता है और 2012 में भी होता है। ठीक है, ये स्टॉकहोम की 10 वर्षीय बैठक है। 1992 में जो होता है वो होता है हमारा रियो डी जेनेरियो में। इसको रियो समिट या फर्स्ट अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट या फर्स्ट अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑल ओवर अर्थ के ऊपर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है इसके ऊपर जो है बहुत विस्तृत से इस पर चर्चा की गई थी। इसलिए जो है 1992 का जो अर्थ समिट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 2002 में जो होता है वो जहाँ भी होगा, ये कन्वेंशन आगे हम लोग देखेंगे। 2002 में एक आता है MDG के ऊपर बात की जाती है, मिलेनियर डेवलपमेंट गोल। आगे हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से।
इतना हमको याद रखना है कि 1992 में अर्थ समिट होता है, फर्स्ट अर्थ समिट। 2002 में एमडीजी आता है। 2012 में जो है एक बार फिर से सेकेंड अर्थ समिट होता है, जिसको हम लोग रियो+20 भी बोलते हैं। रियो+20 सेकेंड अर्थ समिट और रियो+20, यहाँ आता है कॉन्सेप्ट एसडीजी का। ठीक है, एमडीजी मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी का एक थोड़ा सा छोटा प्रारूप है। पहले एमडीजी आता है 2002 में, इसका हम लोग माइंड स्टोन भी उसको बोलते हैं एसडीजी का। और एसडीजी जो है एक बहुत बड़ा प्रारूप है, जिसमें 17 गोल जो है डिफाइन किए जाते हैं, 17 नंबर हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। कोई बताएगा एसडीजी क्या होता है? हाँ, मतलब कि एमडीजी में टोटल 18 गोल थे। वैसे तो 8 ही थे, 8 ही हैं, लेकिन उसके सब सब गोल्स जो है वो ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ जो है एमडीजी के गोल जो हैं मिलेनियल सब ये है, 3 यहाँ हैं। सब गोल्स मैं बता रहा हूँ, 3 यहाँ, 1 1 1, 3 2 5 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15 और 5 20। हाँ, 8 गोल हैं। हाँ हाँ, 18 से 20 जो है उसके सब गोल्स हैं। तो 8 ही हम लोग लगाते हैं सब गोल्स पे उतना, क्योंकि वो एक एक सेक्टर अलॉट हो गया, तो 8 ही पूछा जाता है। ओके, तो फर्स्ट अर्थ समिट सबको क्लियर है। इसमें जो है सबसे पहली बार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक ब्रॉडर लेवल पे जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है बात की गई थी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ कदम उठाया गया था फर्स्ट अर्थ समिट में, क्योंकि ये स्टॉकहोम कन्वेंशन की बैठक थी, तो एक वर्ड हम लोगों ने पीछे सुना होगा, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पहली बार जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन हुई थी, वो भी इसी बैठक का एक हिस्सा था। ठीक है, ये भी हम लोग याद रखेंगे, आगे हम लोग इसको देखेंगे यूएनएफसीसी को अच्छे से। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी भी बैठक 1992 में हुई थी, और इसका अस्तित्व जो है 1992 से हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो रियो समिट जो है वो एक स्टॉकहोम कन्वेंशन की 10 वर्षीय बैठक का एक बढ़ता हुआ प्रारूप है। और यहाँ जो है 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि पहली बात, इसमें यूएनएफसीसी की बैठक होती है। पहला यहाँ जो है अर्थ समिट, इसको बोला जाता है फर्स्ट अर्थ समिट। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन जो है ये माना जाता है। और बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड यही 3 चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताइए। वो ग्रीन हाउस गैस वाला था। आगे हम लोग देखेंगे इसमें अगर होगा तो। वैसे वो जो है आ, ठीक है, आगे वो है, आगे हम देख लेंगे उसको, मैंने उसको डाला है। फर्स्ट अर्थ समिट क्लियर है सबको? एजेंडा 21 अगर पूछा जाएगा, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यही मैं बोल रहा हूँ, सीबीडी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज भी इसी का एक हिस्सा था। और नॉन लीगली बाइंड अथॉरिटी, ये जो है
कन्वर्जेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये यहाँ बोला गया। तो 3 चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। एजेंडा 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमको याद रखना है फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 से। सेकेंड अर्थ समिट जब देखेंगे हम लोग तो ये होता है रियो+20, रियो+20 इसको भी बोलते हैं रियो+20, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है ब्राज़ील में होता है 20 जून से लेकर 22 जून के 2012 में, ठीक है। डेट इसका याद है, लोकेशन सबको पता है, थीम इसका हम लोग देख लेंगे, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, एम टू रिन्यू पॉलिटिकल कमिटमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एड्रेस न्यू द इमर्जिंग चैलेंज सिंस द फर्स्ट अर्थ समिट। क्योंकि 1992 से लेकर अगर देखें 2012 तक, तो हमारे इन्वायरमेंट और हमारे सोसाइटी की बहुत सारी ज़रूरतें जो बदल जाती हैं, और उसके हिसाब से हर 10 साल पे जो है इसमें संशोधन जो है करने की ज़रूरत होती है। तो उसी का एक हिस्सा सेकेंड अर्थ समिट, जिससे हमारा निकलता है SDG को एक बार ध्यान से देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके आते हैं SDG। ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर जो है बात की जाती है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है बात की जाती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपना फ्रेमवर्क जो है उनको तैयार करने की ज़रूरत है। ये नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे, तीनों लेवल पे जो है वर्क करने की बात जो है वो करता है, ठीक है। क्या हुआ? थीम से क्वेश्चन पूछा गया है ये, लेकिन PCS का क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेंगे कि फर्स्ट अर्थ समिट का थीम क्या था, द अर्थ समिट, सिंपल है 1992 का। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया कि PCS का कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ सेकेंड अर्थ समिट, द फ्यूचर वी वांट, ये एक बार ध्यान में रखेंगे, द फ्यूचर वी वांट जो है सेकेंड अर्थ समिट का थीम है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस ये क्यों है, क्योंकि इससे जो है SDG निकलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं हमारे, वो इसी से निकलते हैं। और इसको लेके जो है अभी जो है वर्तमान में सारी गवर्नमेंट, सारे कंट्री जो है वो सारे SDG 17 है, MDG जो है वो 8 हैं, ठीक है। मेजर आउटकम द फ्यूचर वी वांट, सबको पता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर बात की जाती है। स्ट्रेंथिंग UNEP को जो है और ज़्यादा मजबूत करने की बात की जाती है। कैसे, रोल, स्ट्रक्चर एंड फंडिंग, तीनों जो है इसका जो है बढ़ाया जाता है। रियो प्रिंसिपल्स को जो है बनाया जाता है। द कॉन्फ्रेंस रीअफर्म्ड द रियो प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द फर्स्ट अर्थ समिट, वही बोल रहा हूँ कि जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उसमें कुछ संशोधन के साथ जो है उसको अपनाने की बात जो है वो की जाती है। अब लिस्ट ऑफ SDG थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा डीपली पूछा गया तो इससे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको कई बार जो इसको मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखने का जो सबसे सिंपल तरीका है कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो हमारे बेसिक नीड्स के ऊपर जो है वो जैसे जैसे हमारी बेसिक नीड छोटी से लेकर बड़ी की ओर बढ़ती है, जैसे कि गरीबी सबसे इस समय बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद जीरो हंगर, उसके बाद हेल्थ एंड वेलबींग। जब आदमी, सबसे पहले आदमी गरीबी से बाहर निकलेगा तब वो अच्छा खाना खा पाएगा, जब अच्छा खाना खाएगा तो वो अच्छा स्वस्थ जो है वो जी पाएगा, जब आदमी स्वस्थ होगा तो अच्छी एजुकेशन की डिमांड करेगा, जब आदमी एजुकेटेड हो जाएगा तब वो जेंडर इक्वलिटी की बात करेगा, और जेंडर इक्वलिटी जब आएगी लोगों में तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन, जो ये सुलभ शौचालय और ड्रिंकिंग वाटर की जो है वो डिमांड करेगा। तो इस तरीके से इसको
एक माइंड में इसका मैप बनाया जा सकता है कि अगर बाई चांस जो है क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग, या इसको सीक्वेंस में सजाने के लिए, कि कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग SDG गोल्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर से बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो याद करने का वही सिंपल सा तरीका है कि मनुष्य अगर इंसान पहले गरीब है, गरीबी से बाहर निकलेगा तब वो अच्छा खाना खाएगा, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड पे जब वो अच्छा खाना खाएगा तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी इच्छाओं को जो है वो जाहिर करेगा। जब अच्छा स्वास्थ्य होगा उसके पास तो फिर वो अच्छी एजुकेशन की डिमांड करेगा। जब आदमी एजुकेटेड हो जाएगा तो जेंडर इक्वलिटी की बात करेगा, पाँचवा। छठवें पे है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और सातवां है सबके लिए शुद्ध और सुगम एनर्जी का सोर्स, ऊर्जा का सोर्स, यानी कि अच्छा ईंधन जो है सबको प्रोवाइड कराया जाए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबके लिए जो है एक अच्छा काम जो है वो दिलाया जाए। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वलिटी, दसवां। ग्यारहवां है सस्टेनेबल साइट्स एंड सिटीज एंड कम्युनिटीज, बारहवां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर। ये कई बार पूछा गया, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन पानी के अंदर जो वाटर है उसके लिए यहाँ 14वां लिस्ट दिया गया है, और पानी ज़मीन पे जो जीवन है उसके लिए 15वां वो दिया गया है। 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो इसको एक बार हम लोग 2-3 बार पढ़ लेंगे अच्छे से, और अच्छे से एक बार जो है कुछ निमोनिक्स वगैरह बना के जो है, जैसे मैंने बताया किस तरीके से इसको अपने दिमाग में बैठाया जा सकता है, तो बैठाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। वैसे नेट के एग्ज़ाम में इतना डीपली जो क्वेश्चन पूछने का बहुत कम चांस है, लेकिन अगर पूछा गया तो समस्या हो जाएगी, तो इसलिए हम्म। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। मेरे वाले शिफ्ट में पूछा गया था SDG गोल्स कितने हैं, तो वहाँ मैं 17 लगा के आया था। इतना जो है डीपली तो नहीं क्वेश्चन दिखा है हमको, दिखेगा तो फिर बात करेंगे। ठीक है। PCS वगैरह में जो है पूछा गया है। आगे जो है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये MDG की बात होगी यहाँ। SDG का लक्ष्य शायद देखना होगा थोड़ा सा। दो हजार 30 तक है। इसमें अलग अलग जो लक्ष्य हैं सबके अलग अलग हो सकते हैं, देखना होगा एक बार अच्छे से। हाँ, इसको 2015 में जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया था। 2012 में इस पर बात की गई थी सबसे पहले SDG के ऊपर। 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और 2016 से जो है ये पूरे दुनिया में जितने भी यूनाइटेड नेशंस के कंट्री हैं उस पर जो है लागू कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, और सारे गोल्स को जो है 2030 तक हम लोगों को पूरा कर लेने का जो है वो टारगेट रखा गया है। ठीक है। ओके। 2030 तक इन सारे गोल को पूरा करना है। ठीक है। आगे देखेंगे हम वर्ल्ड समिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आवाज़ जा रही है ना?
ओके, इसको हम लोग WWSSD भी बोलते हैं, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहाँ से MDG निकल के बाहर आता है। ये 2002 वाली जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन की बैठक थी। ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसका थीम क्या था? पीपुल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन से? द समिट ब्रॉट टुगेदर हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन एजेंसी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सारे को जो है यहाँ पे इसका जो है पार्ट बनाया गया था। कि ऑब्जेक्टिव क्या था? रिव्यू प्रोसेस सिंस द 1992 का अर्थ समिट के रियो दी जेनेरियो का जो ब्राज़ील सेशन हुआ था 1992 में, उसके प्रोग्रेस को रिव्यू करना और एक्सेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। सबसे पहले मैंने बोला था कि एजेंडा 21 आता है, उसके बाद जो है MDG आता है और सबसे लास्ट में जो है SDG आता है। तो एजेंडा 21 को 1992 में रियो दी जेनेरियो से लाया गया था। इसको जो 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से, और SDG वाला जो था वो भी रियो दी जेनेरियो के सेकेंड अर्थ समिट से जो वो लाया गया था। तो इतना हम लोग याद रखेंगे। नेगोशिएट द अडॉप्ट एंड जोहान्सबर्ग प्लान इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक बार ध्यान दे देंगे MDG क्या होता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इसका फुल फॉर्म होता है। R8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर एट यूनाइटेड नेशन मिलेनियर समिट। 2000 में जो है इसको सर्वप्रथम तैयार किया गया था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और इसको जो है (2002) में लागू करने की कोशिश जो है वो की जाती है। कौन कौन से हैं एक बार इसको भी ऐसे SDG के ऊपर जो है अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस इतना याद रखेंगे कि MDG को 2002 में जो है लाया गया था। और कौन कौन से एक बार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हैंगर जो पहला है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सेकेंड है, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन थर्ड है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी फोर्थ है, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य को जो है बढ़ाने की बात की जा रही है, कॉम्बैट HIV और एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़ के साथ जो है लड़ने की बात की जा रही है, एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सातवां है, आठवां है कि द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ फॉर डेवलपमेंट। इसमें जो है सारे के बारे में लिखा गया कि कब जो है कब तक जो है पा लेने की कोशिश की गई थी। तो 2015 तक जो है जितने भी MDG थे उनको कंप्लीट करने की जो है कोशिश की जाने वाली थी। कई सारे कंप्लीट हुए, कई सारे जो है नहीं हुए। सब में देख रहे हैं कि लेवल्स बाय 2015 तो MDG को जो है 2015 तक पूरा जो है करने का लक्ष्य जो है रखा गया था। ये था MDG। अब एक आता है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन किया जाता है जिसको हम लोग साइट्स के नाम से जानते हैं। साइट्स का जो काम था वो थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में IUCN जो है हमेशा रेड डाटा बुक जारी कर रहा है। उसको जो है क्रिटिकली इंडर्जेंट या एकदम पूरी तरीके से ख़त्म प्रजाति जो है घोषित कर रहा है। लेकिन उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है इलीगल या लीगल तरीके से वो बंद नहीं हो रहा है। तो एक कन्वेंशन किया जाता है साइट्स के नाम से जो 3 मार्च 1973 ईस्वी को होता है। 3 मार्च 1973 को होता है और वाशिंगटन DC में होता है। इसको हम लोग वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और इसको फोर्स कब किया जाता है? 1 जुलाई 1975 को। और इसमें लगभग 80 देशों की कंट्रीज जो है वो भाग लेती हैं। और इसका हम लोग याद रखेंगे बस कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं
उनके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो है निगरानी रखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये कन्वेंशन जो वो किया गया था। बस इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 मार्च 1973 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। फोर्स इंट्री इनटू फोर्स कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। इसमें जो 80 कंट्रीज जो है इसको अडॉप्ट करने वाली हैं। क्या बोल रही हैं? एक होता है अडॉप्ट करना, एक होता है लागू करना। सारी कंट्री जो है 80 देश जो है मिल के 1973 ईस्वी में इस पे अपना सिग्नेचर कर देती हैं, लेकिन 1 जुलाई 1975 तक लगभग सारी कंट्री जो है वो अपने अपने कंट्री में इस कन्वेंशन के जो भी रूल और रेगुलेशन थे उनको जो है एज ए एक्ट या एज ए रूल जो है वहाँ पे लागू करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो संविधान है वो एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसी तरीके से यहाँ भी है कि इसको इस कन्वेंशन की सारी बातों को जो है एडॉप्ट किया जाता है 3 मार्च 1973 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में, लेकिन इसको जो है लागू जब किया जाता है फोर्स इनटू फोर्स इसको जब लाया जाता है 1 जुलाई 1975 ईस्वी को। जब ये कन्वेंशन किया गया था तो इसमें 80 देश जो है वो भागीदार हुए थे, बैठे थे, लेकिन अभी जो इसकी करंट मेंबरशिप है वो लगभग 184 कंट्री जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये क्लियर है। साइट्स का मतलब हम लोग जान जाएंगे कि द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, तो हम लोग याद रखेंगे साइट्स भी जो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद एक आता है बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कई प्रकार के जो ऐसे पक्षियों की जो प्रजाति पाई जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में जो है बहुत सारी पक्षियाँ आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया से या बहुत सारी जगह से। बनारस के गंगा नदी में भी बहुत सारी पक्षियाँ जो है दिखती हैं। तो जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो माइग्रेशन करने वाली स्पीसीज हैं वाइल्ड एनिमल्स की, उनको जो है सुविधा और उनके कंजर्वेशन के लिए जो है बॉन कन्वेंशन जो किया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था 3 जून 1979 ईस्वी को 1979 में बॉन जर्मनी में। और इसको फोर्स कब किया गया था? 1 नवंबर 1983 ईस्वी को। जब ये सिग्नेचर इस पे हुआ था तो 15 कंट्री इसमें शामिल थी, लेकिन इसकी जो करंट मेंबरशिप है वो 132 है। तो याद रखेंगे कि जो भी जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, खासकर पक्षियों के ऊपर जो इसमें बात होती है कि जो भी पक्षियाँ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं तो उनके जनसंख्या में जो है कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन या उनकी जो है इलीगल ट्रेडिंग या इलीगल किलिंग वगैरह ना हो बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के ऊपर जो है ये बॉन कन्वेंशन जो है अपना निगरानी रखने के लिए जो है एक व्यवस्था जो है लाता है। 1983 को जर्मनी और 15 देश तब थे, 132 देश जो है 2024 के अकॉर्डिंग जो है वो हैं। क्लियर? एक COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोई भी कन्वेंशन जो हुआ है उसकी COP बार बार हम लोग को देखने को मिलती रहती है। तो जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब होती है, जब कई देश के मंत्री और कई देश के प्रतिनिधि एक जगह बैठते हैं, तो बहुत सारा COP जो है वो एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर होता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई है पहली, 6वीं, 11वीं और 13वीं, वो हमारे बॉन कन्वेंशन के इशूज से रिलेटेड हुई है। तो ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दें कि COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये बार बार जो है हम लोग को चेंज दिखेगी कि जब बहुत सारे देश के प्रतिनिधि एक जगह बैठते हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल इशू पे। और वो जब बैठते हैं तो किसी पर्टिकुलर कन्वेंशन या जो भी पहले की चीज़ें हुई हैं उसके रिव्यू के लिए जो है
वो थोड़ा सा कुछ वर्क करते हैं, उसी को हम लोग COP बोलते हैं। तो इसका COP फर्स्ट है 1985 बान जर्मनी। 6 पे बात की गई थी 99 में केप टाउन साउथ अफ्रीका। 11 में जो है क्विटो इक्वाडोर 2014 में। 13 2020 गांधीनगर इंडिया में जो है इस पे बात की गई थी। इसमें खासकर तो ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला है, लेकिन हम लोग जो है इसका नंबर याद कर लेंगे कि 161113 161113, और ईयर थोड़ा सा ध्यान में दे देंगे कहाँ हुआ है और कब हुआ है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। पहले वियना आता है, फिर मॉन्ट्रियल आता है। हाँ, ओजोन लेयर से जब हम लोगों को ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन 20 तो लगभग हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। वैसे मेरे नोट्स में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वियना कन्वेंशन, ओजोन प्रोटेक्शन से अगर कन्वेंशन हम लोगों को याद रखना होगा थोड़ा सा कौन कौन से कन्वेंशन हुए, तो सबसे पहले जो वियना कन्वेंशन होता है इसको जो है रिव्यू करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है, या इसको जो है वियना कन्वेंशन को हम लोग माइल स्टोन मानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। और इसको रिव्यू किया जाता है टाइम टाइम पे, एक बार पेरिस अमेंडमेंट में किया जाता है और एक बार जो है किगाली समझौता जो हुआ था। पेरिस अमेंडमेंट शायद 2015 में होता है और किगाली समझौता जो है 2016 में होता है। हाँ, सम्मेलन ही बोलते हैं, और समझौता संशोधन बोलते हैं, एक को संशोधन। तो किगाली संशोधन है, किगाली संशोधन है, पेरिस भी संशोधन है। और समझौता का मतलब है कि जो छोटे लेवल पे होता है, 2 4 10 कंट्रीज जो है मिल के आपस में कुछ समझौता करती है, कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, तो वो समझौता है। कोई सम्मेलन ऐसा है, समझौता किसी विवाद के ऊपर या किसी एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के ऊपर जो होता है। और सम्मेलन ऐसा होता है कि वो कोई एक ग्लोबल लेवल का कोई इशू है, या कोई ग्लोबल लेवल के कुछ COP जो है मीटिंग कर रहे हैं, मंत्री वगैरह या कुछ पार्टी वगैरह जो है मीटिंग कर रहे हैं। तो याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वियना है। वियना समझौता बोले या सम्मेलन बोले उतना ध्यान नहीं देना हम लोगों को, बस याद रखना है कि वियना कन्वेंशन, वियना समझौता, वियना जो सम्मेलन, कोई बोले बस वियना हमको याद रखना है कि वियना में क्या हुआ था। तो सबसे पहले वियना में 1985 में, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, ओजोन लेयर के जो क्षरण हो रहा था, डिप्लेशन जो हो रहा था ओजोन लेयर का, इससे रिलेटेड जो है बात की गई थी। उसके बाद शायद 1987 में, डेट हम लोग देख लेंगे, 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन सिग्नेचर किया जाता है, या मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी बोला जाता है उसको। ये जब होता है तो वियना कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ रूल एंड रेगुलेशन में जो है परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद एक होता है पेरिस एग्रीमेंट, शायद अगर मैं सही हूँ तो पेरिस एग्रीमेंट होता है हमारा 2015 में होता है। क्या बोल रही है सोनी? मॉन्ट्रियल,
हाँ 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 हाँ, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ही मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता होगा शायद। हाँ, ये 16 सितंबर को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उसके बाद एक किगाली समझौता होता है। किगाली समझौता जो 2016 ईस्वी में होता है, किगाली समझौता, जो अभी तक सबसे न्यू मोस्ट अगर बोला जाए कन्वेंशन या समझौता जो हुआ है, वो ओजोन लेयर डिप्लीमेशन से अगर संबंधित है तो वो किगाली है। ठीक है। अ, एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वियना कन्वेंशन हम याद रखेंगे। 1985 में वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया में होता है, और ये जो है फोर्स में कब आता है? 22 सितंबर 1988 ईस्वी से। 22 सितंबर 1988 ईस्वी से इसलिए फोर्स में आता है क्योंकि बात करने को ये लोग बात कर लिए थे 1985 में ही, लेकिन इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए गए थे वो इस तरीके से बनाए गए थे कि अगर इसको कोई फॉलो करता तो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप हो चुकी थी उस समय, तो उनके लिए तो थोड़ा बड़ा सही था। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज जो थी, अगर इसके रूल एंड रेगुलेशन को एक्चुअली ऐसे फॉलो करती जैसे में इसमें दिया गया, तो उनका जो है डेवलपमेंट रुक जाता। तो इसलिए जो है इसको अडॉप्ट तो कर लिया गया था 1985 में, लेकिन कोई अपने कंट्री में लागू करने को तैयार ही नहीं था। तो देखेंगे कि 1987 में जब हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब साइन होता है, तो इसके बाद जो है ओजोन लेयर का जो है डिप्लीमेशन पे जो है वर्क शुरू होता है। इसका एक बार फ्रेमवर्क देख लेंगे। साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो सबसे पहले इसमें किया जाता है, ओजोन लेयर डिप्लीमेशन से रिलेटेड। लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस और पार्टीज बुलाई जाती है, सेक्रेटरिएट की स्थापना जो है की जाती है, जनरल ओब्लिगेशन, प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड नेशनल पॉलिसीज जो है वो बनाने की बात की जाती है। एडाप्टेशन इसमें क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है इसके सुझाए गए जो सुझाव के आधार पे जो है वो किया जाता है। 1987 में फेज आउट शेड्यूल जो है तय की जाती है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए ये क्या होना चाहिए, और जो डेवलप कंट्री हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि दोनों के लिए फेज आउट शेड्यूल्स जो है वो क्या सेट किए गए थे। अमेंडमेंट एंड एडजस्टमेंट जो है वो किया जाता है। हम देख सकते हैं कि कई बार जो है वो किया गया है। एक बार फिर से जो है 1990 में लंदन का वो संशोधन होता है, कोपेनहेगन का 1992 में होता है, मॉन्ट्रियल का एक बार फिर से समझौता होता है 1997 में, बीजिंग का होता है 1999 में, और किगाली का होता है 2016 में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग किगाली का याद रखेंगे और मॉन्ट्रियल याद रखेंगे। ठीक है। और पेरिस का जो है क्या बोल रहे हैं प्राची? नहीं नहीं, 1987 में ही है। एक और समझौता संशोधन होता है मॉन्ट्रियल में 1997 में, 10 साल बाद। समझी? ओके। वो हाँ। हम्म। हम्म हम्म। नहीं नहीं, उसको उसको कोई लागू करने के लिए तैयार ही नहीं था।
हाँ हाँ, ये जितने भी कन्वेंशन हुए हैं ना, तो ये अगर देखा जाए तो अब तक इतने जो डेवलप कंट्री हैं ये डेवलप हो चुकी हैं, और सारे कन्वेंशंस के जो सेंटर में बैठी हुई हैं वो डेवलप कंट्री ही बैठी हुई हैं। अब ये बोलती हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो है डेवलपिंग कंट्री को जो है वो डेवलपमेंट करना होगा, और इस तरीके से करना होगा कि इन्वायरमेंट को जो इशू ना हो। अब भारत जैसे नेशंस हैं, जैसे कि ये वियना कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भारत तो साइन कर देता है उसी समय, ठीक है। अ, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1997 में हुआ था, लेकिन इसको कोई अपने यहाँ लागू करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इसको लागू किया जाता है 2005 में, 7 साल बाद, ठीक है। अगस्त 2002 में भारत इस पर साइन करता है, बहुत डरते डरते हुए, क्योटो प्रोटोकॉल के लगभग 5 साल बाद, और लागू इसको करता है 2005 में अपने यहाँ, इसके बस कुछ पर्टिकुलर प्रावधान को, ठीक है। तो ये जो जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस या इन्वायरमेंटल समझौता जो हुए हैं, ये ज़बरदस्ती किसी कंट्री के ऊपर थोपा नहीं जा सकता था। तो कंट्री जो है वो फ्री होती हैं, इसको जब चाहे अपने यहाँ जैसे चाहे वो अडाप्ट करें, जैसे चाहे वैसे जो है वो लागू करें। आगे हम लोग देखेंगे पेरिस कन्वेंशन को या क्योटो प्रोटोकॉल को भी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है मेजरली जो है पेरिस कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पे हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पे हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग, माइल्ड इसको ने एक बार फिर से देख लेंगे। वियना कन्वेंशन को 22 मार्च 85 में जो है वो लाया अडॉप्ट किया जाता है। फोर्स कब किया जाता है? 1988 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडाप्टेशन के बाद 16 सितंबर 1987 के बाद। करंट में मेंबर इसमें जो है बोथ एंड वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यूनिवर्सल मेंबरशिप विद 198 कंट्रीज के साथ। ये पूरे विश्व के जितने भी देश हैं इसके मेंबर हैं। आगे इससे रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो ही हैं, COP1, COP4, 10, 11 और 20, ये इसके ऊपर जो है बात करती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर। आगे ध्यान देंगे। हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के वियना कन्वेंशन के बाद होता है 16 सितंबर, इसीलिए जो इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1987 को हुआ था, और 1 जनवरी 1989 ईस्वी को ये जो है पूरे देशों के द्वारा लागू किया गया था, जितने भी देश इसमें साइन किए थे। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में स्थित है, इतना हम लोग याद रखेंगे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन लेयर के क्षरण से है। बाकी सारी चीज़ें वहीं लिखी। 1989, 1 जनवरी 1989 को। इसमें कुछ समझौते होते हैं। 2016 में किगाली समझौता हम लोग को याद रखना है, अभी लेटेस्ट मोस्ट जो है ये यही समझौता है। और इसमें जो है यूनिवर्सल मेंबरशिप है सारे कंट्रीज की। अब यहाँ जो है, हाँ हाँ, नहीं, ये की माइलस्टोन जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है कुछ फेज आउट सेट किए गए थे, कि जैसे कि CFC का यूज जो है वो डेवलप कंट्री के द्वारा जो है 1996 ईस्वी तक बैन कर देना है, बंद कर देना है। डेवलपिंग कंट्री के द्वारा जो 2010 ईस्वी तक बंद कर देना है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वियना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा जितने प्रकार के सबस्टेंस हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 या ग्रुप 4, इनका फेज आउट क्या तय किया गया था? तो 2010 हम लोग याद रखेंगे डेवलपिंग कंट्री के लिए, और डेवलप कंट्री के लिए जो है 96, 94, 96, 96, मेजरली जो है 96 रखा गया था 1996 में। जितने भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 या ग्रुप 4,
ये चार सबस्टेंस हैं, इनको भी हमको याद रखना है। ओडीएस इसको बोला जाता है। सीएफसी ग्रुप 1 में है, हेलोइंस जो है ग्रुप 2 में है, अदर फुली हाइलोजेनेटेड सीएफसी जो है वो ग्रुप 3 में है। ग्रुप 4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो सबस्टेंस हैं वो हैं। सबका फेज आउट जो है 2010 तय किया गया है डेवलपिंग कंट्री के लिए, और लगभग 1996 जो है तय किया गया है डेवलप कंट्री के लिए, एक का छोड़ के हेलोइंस। ठीक है। इसके बाद हेलोइंस में 1994 है, बाकी में 1996 है। आगे कुछ और जो है फेज आउट्स तय किए गए हैं। हाँ हाँ, फुल फूल कलियाँ बाहर आई, ब्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन ये सब। आगे इसमें पांचवा ग्रुप जो है मेथिल क्लोरोफॉर्म का है, जो डेवलप कंट्री के लिए 1996 और डेवलपिंग कंट्री के लिए 2015। छठवां ग्रुप जो है HBFC के लिए 2016 1996। सातवां ग्रुप है मेथिल ब्रोमाइड के लिए 2005 और 2015। क्रिटिकल इशूज में जो है छोड़ के बाकी 2015 तक जो है इसका फेज आउट यहाँ है। आठवां ग्रुप है HCFCs 2020 में जो है 99.5% रिडक्शन जो है करना है डेवलप कंट्री के लिए, और टोटल फेज आउट जो है 2030 तक कर लेना है डेवलप कंट्री के द्वारा। और डेवलपिंग कंट्री के लिए 35% रिडक्शन जो है 2020 तक करना है। 67.5% रिडक्शन जो है 2025 तक करना है, और 97.5% रिडक्शन जो है 2030 तक करना है, और कंप्लीट फेज आउट जो है 2040 तक कर लेना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो है सीएफसी का यूज जो है वो बंद हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है उसका यूज जो है लगभग बंद हो गया। उसके जगह जो है ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है वो यूज किया जा रहा है। तो इसका रिडक्शन जो है डेवलप कंट्री के लिए 99.5% कर लेना है 2020 तक, और कंप्लीट फेज आउट जो है 2030 तक कर लेना है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री जो है अचानक से इसका प्रोडक्शन या इसका यूज जो है बंद नहीं कर सकती हैं। तो 35% रिडक्शन जो है 2020 तक कर लेना है, 67.5% रिडक्शन जो है 2025 तक कर लेना है, 97.5% रिडक्शन जो है 2040 तक कर लेना है, और कंप्लीट फेज आउट जो है वो 2040 तक कर लेना है। सॉरी, 97.5 2030 तक, और कंप्लीट रिडक्शन जो है कंप्लीट फेज आउट जो है वो 2040 तक। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि अभी जो है हाल ही में इसके ऊपर जो है चर्चा अक्सर होती हुई हम लोग को देखने को मिल सकती है। सीएफसी का यूज जो है डेवलप कंट्री के लिए 1996 तक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है डेवलपिंग के लिए 2010 तय किया गया था। ये जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या नाम है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो उसमें देख रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लेशन दोनों में जो है पार्टिसिपेट करती है, और ये जो है हमारे वायुमंडल में बहुत लंबे समय तक टिक सकती है, इसलिए जो है बहुत ये हार्मफुल है। और इसके आगे का जो है ये HBFC और HCFCs, ये तो हमारे उसमें यूज नहीं किया जाता है, हमारे ये रेफ्रिजरेशन में यूज नहीं किया जा सकता। इसका यूज जो है कुछ अलग था, हम लोगों ने पढ़ा था। जो रेफ्रिजरेशन में जो ये यूज किया जाता है, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे उतना ज़्यादा, ओजोन लेयर डिप्लेशन पे उतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करता है। ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो है करता है, लेकिन ये भी जो है लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। और ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये जो है इसका मल्टीपल यूज है। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक बार पीपीटी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ,
बाकी आगे वही चीज़ यहाँ पे मैं डिटेल से थोड़ा लिखा हुआ हूँ, देख लीजिएगा एक बार। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं लास्ट इसमें किगाली अमेंडमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है किगाली अमेंडमेंट जो है 2016 ईस्वी वाला, उसको याद रखेंगे। किगाली रवांडा में होता है 15 अक्टूबर 2016 ईस्वी में, और ये फोर्स किया जाता है 1 जनवरी 2019 ईस्वी से। HFCs, अब यहाँ हम लोग देखेंगे CFC के ऊपर बात नहीं किया जाएगा, HFC के ऊपर बात किया जाएगी, क्योंकि वो उसका यूज जो है लगभग बंद हो चुका है, उसको फेज आउट हम लोगों ने कर लिया है। CFC वाइल नॉट ओजोन डिप्लेटिंग हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जैसा कि मैंने बोला था अभी कि HBC और HFC जो हैं वो ओजोन लेयर डिप्लेटिंग नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो है ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल जो है बहुत हाई है। फेज डाउन शेड्यूल इसका क्या है? HFC रेदर देन ए कंप्लीट फेज आउट, रिकॉग्नाइजिंग देयर करेंट रोल रिप्लेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और अदर एप्लीकेशंस। डेवलप कंट्री जो के द्वारा जो है फेज डाउन करना था 2019 तक, विथ रिडक्शन टारगेट 85% जो है इसमें कमी लाना है 2036 तक। तो ये याद रखेंगे कि डेवलप कंट्री जो है 2019 से शुरू करेंगे फेज डाउन की प्रक्रिया, और 2036 तक इसमें 85% तक जो है कमी इनको लाना है। डेवलपिंग कंट्री के द्वारा ग्रुप 1 की जो कंट्री हैं 2045 तक, जिसमें इंक्लूडिंग चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज ये आती हैं, इनको 2024 से फेज डाउन शुरू करना है 2024 से, और 2045 तक जो है वो 80% रिडक्शन जो है वो लाना है। ग्रुप 2 सेकेंड कंट्री जो अंदर बहुत ज़्यादा अविकसित या अल्प विकासशील के उसमें आती हैं, उसमें 2028 से इसका फेज डाउन शुरू करना है, और 85% रिडक्शन जो है करना है हमारा 2047 तक। तो याद रखेंगे कि किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें संशोधन के साथ जो है जो डेवलप कंट्री हैं उनमें 85% रिडक्शन जो है 2036 तक कर लेना है। फेज डाउन कब से शुरू होगा? 2019 से। डेवलपिंग कंट्री ग्रुप 1 की जो है उनका फेज डाउन 2024 से शुरू होगा, और 80% रिडक्शन जो है वो 2045 तक कर लेना है। ग्रुप 2 की जो कंट्री है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और गल्फ स्टेट जो आते हैं, उनकी फेज डाउन 2028 से शुरू होगा, और उसमें 85% रिडक्शन जो है 2047 तक कर लेना है। बहुत सिंपल है। इंडिया को याद रखिएगा कि किगाली अमेंडमेंट के अनुसार इंडिया जो है ग्रुप 2 में आता है। इम्प्लीमेशन एंड इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा? क्लाइमेट बेनिफिट, ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन, सिनर्जिक विथ ओजोन प्रोटेक्शन, इनोवेशन एंड अल्टरनेटिव, लॉन्ग GAP अल्टरनेटिव, लो GAP लो ग्लोबल वार्मिंग प्रोडक्ट्स, फेज डाउन, ये सब वही चीज़ें लिखी गई हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो करनी है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन जो है इसमें लाना है। किगाली अमेंडमेंट का मतलब है कि 2024 के अकॉर्डिंग जो 148 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। हाँ, फिर से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट फेज डाउन 2028, 2024, 2016 से हुई है। सिंपल, क्लियर। आगे है UNFCCC, जिस पे हम लोगों ने बात किया था। मैंने वो ओजोन लेयर से रिलेटेड जितने थे एक जगह बता दिया। अब एक बार UNFCCC के बारे में देख लेंगे। ये कब हुआ था? अभी हम लोगों ने आगे बात किया कि 1992 में, और ये जो है फोर्स में कब आया? 21 मार्च 1994 ईस्वी से ये फोर्स में आता है। UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है पहली बार लगभग बात हम लोगों को देखने को मिल रही है स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद। मेजर फीचर क्या है इसमें?
ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या हैं? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर at a level of prevent dangerous एंथ्रोग्राफिनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। सिंपल बात है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन पे ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन के ऊपर जो है बात करते हैं यूएनएफसीसी। पार्टीज इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें यूनिवर्सल मेंबरशिप है, 197 देश जो है पार्टिसिपेट हैं 2022 के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं? प्री कॉशनरी प्रिंसिपल्स जो है इसमें सावधानी बरतने वाला, जो पूर्व सावधानी बरतने वाले कुछ सिद्धांत है इसके। कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन बट डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि जिस सभी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो कॉमन चीज़ है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके वर्तमान डेवलपमेंट और वर्तमान एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग जो वो डिसाइड किया जाएगा। इसका मतलब ये है राइट टू डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि यूएनएफसीसी के ऊपर जो है साइन कर दिया कोई कंट्री तो उसको जो है डेवलपमेंट करने की राइट नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए नहीं हो सकता है। लेकिन ये कोशिश करना है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट हो और मिनिमम जो है इन्वायरमेंट को हानि हो। माइल्ड की स्टोन इसका याद रखेंगे कि फिर से वही सारी चीज़ें कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में 1994 21 मार्च 1994 से फोर्स में आता है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो है इसके दो आगे के वो रिव्यू बैठक बोल सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो होता है 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को। ठीक है, 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को। क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग यहीं नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है। ये ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है बात करता है। 1997 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को जापान क्योटो में हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है कि ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करता है। दूसरा हम लोग नोट करेंगे कि इस पर जो है भारत जो है पार्टिसिपेट करता है। भारत जो साइन करता है क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर वो अगस्त 2002 में शामिल करता है। अगस्त 2002 में भारत जो है इस पर अपना सिग्नेचर करता है, मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल का एक हिस्सा बनता है 2002 में। और भारत जो है क्योटो प्रोटोकॉल के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन जो थी क्योटो प्रोटोकॉल का ग्रीन हाउस गैस इमिशन की इसमें था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि पृथ्वी के वैश्विक एवरेज ग्लोबल वार्मिंग को जो है 2 अंश सेंटीग्रेड से महत्तम वृद्धि तक ले जाके रोकना, मतलब कि इससे अधिक वृद्धि जो है नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पेरिस वाले में कुछ घटाया गया था शायद। हाँ, देख लेंगे हम लोग एक बार। लेकिन दोनों में बस यही दिक्कत है कि पहले पहले क्या हुआ था कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो है बहुत ज़्यादा लक्ष्य जो रखा गया था। जब इसको हासिल करना मुश्किल हो गया तो फिर से जो पेरिस बुलाया गया। पेरिस में जो है उस लक्ष्य को थोड़ा सा कम करके रखा गया। फिलहाल मैं जो बता रहा था उसको ध्यान देंगे कि भारत जो है अगस्त 2002 ईस्वी में इस पर अपना सिग्नेचर करता है और इसको जो है 16 फरवरी 2005 से जो है पूरे इंडिया में जो है लागू करने की कोशिश करता है। प्रभावी रूप से लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 ईस्वी से भारत में। ये चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। और 2002 ईस्वी में जब भारत इस पे अपना सिग्नेचर करता है तो इससे रिलेटेड एक संस्था बनाता है भारत के अंदर, जिसका नाम था नेशनल क्लीन
डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी। इसकी स्थापना जो है 2003 में की जाती है भारत के अंदर, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। वही है 11 दिसंबर 1997 से क्योटो जापान में होता है। 16 फरवरी 2005 से जो है ये यूनिवर्सल रूप से जो है लागू होता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत पे भी 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसमें प्रावधान बना दिए गए थे कि देश को जो है सोचने में जो है सारे कंट्रीज जो इसमें कंट्रीब्यूट किए थे 7 साल उनको लगता है कि लागू कब करना है। बहुत सारी चीज़ें इसके बीच हुई होंगी। हाँ देखिए यहाँ पे जो है बाइंडिंग इमिशन टारगेट्स जो है बाइंडिंग किए गए थे। पहला जो था कि दो प्रोटोकॉल सेट बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट डेवलप कंट्री कलेक्टिवली नोन एज द NX1 पार्टीज। NX1 पार्टीज में जो है डेवलप कंट्री को रखा गया था और NX2 पार्टी में जो है नॉन NX1 पार्टी या NX2 पार्टी में जो है डेवलपिंग कंट्री को रखा गया था। इसमें क्या है कि रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई एन एवरेज 5.2% बिलो। ये कब नापा जाएगा? 1990 के इमिशन से नापा जाएगा और 2008 से 2012 के बीच में जो है जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनको 5.2 एवरेज परसेंटेज से जो है अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को जो है कंट्रोल करना है या रिड्यूस करना है। ठीक है, नॉन NX कंट्री जो थी डेवलपिंग कंट्री डू नॉट हैव बाइंडिंग टारगेट बट आर इनकरेज टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एफर्ट्स रिड्यूस इमिशन थ्रू द वॉलेंट्री मेजर्स। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं थोपा गया। उनको बोला गया कि आपका मर्जी है, आप ग्रीन हाउस इमिशन में जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो है देना चाहते हैं तो दीजिए और अपने हिसाब से एक मेजर सेट कर लीजिए कि आपको कितना जो है वो करना है। ग्रीन हाउस गैस ये क्योटो प्रोटोकॉल में 6 जो है मेजर ग्रीन हाउस गैस के ऊपर बात की गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे भी हम लोगों ने बात कर ली है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, परफ्लोरोकार्बन्स, PFCs एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड HFC F6। ये 6 प्रकार की जो गैसेज हैं इनको जो है ग्रीन हाउस इमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो बताया गया है, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। कमिटमेंट पीरियड जो है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेकर 2012 तक रखी गई थी। 2013 में एक दोहा का अमेंडमेंट होता है, दोहा अमेंडमेंट बोला जाता है, दोहा कन्वेंशन बोला जाता है उसको, नोन एज दोहा अमेंडमेंट। इट इंक्लूड अपडेटेड टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्री although it not be rectified by the all necessary parties to come into the full legal force। सेकेंड कमिटमेंट जो है उसका 2013 से लेकर 2020 के लिए बनाया गया था। 2013 में एक हम लोग को दोहा अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, उसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसके सेकेंड कमिटमेंट को बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसका जब पहला कमिटमेंट पूरा हो जाता है तो कौन से कंट्री के लिए क्या टारगेट सेट करना है, इसको सेट करने के लिए दोहा अमेंडमेंट जो है वो किया जाता है, जो 8 दिसंबर 2016 ईस्वी 8 दिसंबर 2012 को होता है, अडॉप्ट किया जाता है। हाँ, ये फर्स्ट कमिटमेंट जब पूरा हो जाता है 2008 से लेकर 2012 वाला फेज, फर्स्ट कमिटमेंट जो है पूरा हो जाता है, इसके बाद सारे डेवलप कंट्री के लिए एक नया टारगेट देने के लिए, अपडेटेड टारगेट देने के लिए दोहा कमिटमेंट बुलाया जाता है, दोहा अमेंडमेंट। 8 दिसंबर क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हो रहा है। हाँ,
क्योटो प्रोटोकॉल 2005 पे लागू होता है। 3 साल दिया जाता है एक प्लान बनाने के लिए सारे कंट्रीज को, कि 3 साल में आप अपने देश में जो भी सुधार करना है उसको करिए। और 2008 से 2012 के बीच में टारगेट दिया जाता है कि 4 साल के भीतर जो है अपने एवरेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसमें 5.2% का रिड्यूस आपको दिखाना है, जो डेवलप कंट्री थी उनको। 3 साल दिया जाता है प्लान बनाने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए। 2008 से लेकर 2012 के बीच में जो है हमको टारगेट दिया जाता है जितने भी डेवलप कंट्री हैं, ठीक है। पहला इसमें कमिटमेंट 2008 से 2012 के बीच में है। दूसरा सेकंड कमिटमेंट 2013 से लेकर 2020 के लिए। बीच में हमको इसको अपडेट करने के लिए एक पेरिस अग्रीमेंट एडाप्ट जो है वो किया जाता है, इसमें कुछ ऐड किए जाते हैं दिसंबर 2012 में जो पेरिस एग्रीमेंट होता है उसके चीज़ों को, ठीक है। क्लियर हो रहा है या नहीं? पेरिस एग्रीमेंट हम लोग आगे देखेंगे। पेरिस एग्रीमेंट जो था वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए नहीं, पर्टिकुलरली ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए नहीं था, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है बात किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में। तो इसके कुछ ऐसे प्रावधान थे जो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड थे, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था 12 दिसंबर 2015 में, इसके जो पर्टिकुलर कुछ प्रावधान जो थे, कुछ आर्टिकल जो थे वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड थे। तो इनके उन एग्रीमेंट्स को जो है एडाप्ट कर लिया गया था 2015 में। जो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसके जो अमेंडमेंट थे उसके उन दोनों को ऐड कर दिया था जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड थे, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट अलग है लेकिन उसकी वजह से इस पर कुछ इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, तो जितने भी क्लाइमेटिक चेंजिंग इशूज जो थे उसके ऊपर उसमें बात की गई थी। मान लीजिए कि 100 पॉइंट्स जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर थे, तो उसमें से कुछ ऐसे 5 या 8 पॉइंट रहे होंगे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड हैं। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड क्लाइमेटिक चेंज जो होने वाला है उससे रिलेटेड ऑलरेडी एक कन्वेंशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है काम चल रहा है। तो इसके लिए अलग से कोई कन्वेंशन या कोई अलग से बॉडी वगैरह न बना के, ये जो इसमें क्लाइमेटिक चेंज में ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड जो इशूज थे उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है पेरिस अमेंडमेंट वाले को। अब समझ में आया? बताइए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से बता देते हैं कि दोहा अमेंडमेंट तो क्लियर है कि 2012 में जब फर्स्ट कमिटमेंट पूरा हो जाता है लोगों का, तो उनको अपडेटेड टारगेट देने के लिए दोहा अमेंडमेंट किया जाता है कि किसको कितना टारगेट जो है दिया जाना चाहिए। लेकिन बाई चांस जो है 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट हो जाता है, पेरिस एग्रीमेंट हो जाता है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली उसका फोकस था। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब बात की गई होगी तो उसमें जो है कुछ फैक्टर ऐसे थे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड रहे होंगे, ठीक है। अब इन फैक्टर्स पे अलग से जो है पेरिस एग्रीमेंट में जो है अलग से बात न करके इन फैक्टर्स को जो है दे दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, कि क्योटो प्रोटोकॉल पे ग्रीन हाउस इमिशन पे जो है ऑलरेडी वर्क चल रहा है, तो इस पे हम लोग क्यों अलग से बात करें, इन सारे प्रोटोकॉल्स को जो है अमेंडमेंट को जो है इसमें ऐड कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ से 8 अमेंडमेंट ऐसे रहे होंगे जो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड रहे होंगे एग्रीमेंट, तो इनको जोड़ दिया गया इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में कि जब तुम ग्रीन हाउस गैस संभाल ही रहे तो इन 8 पॉइंट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। अभी क्लियर हुआ? सिंपल है। आगे। हाँ बताइए सोनी। हाँ शायद कॉप 18 था, क्योंकि कॉप 7 देखना होगा थोड़ा सा, मैं कॉप वाला तो नहीं ध्यान दे पाया। एक मिनट।
दोहा 12 में हुआ था ना। 2012 में, तो कॉप 24 जो हुआ है वो हुआ है 2018 में। हाँ, तो कॉप 18 ही रहा होगा। ठीक है। आगे एक होता है कार्टेजोना प्रोटोकॉल। इसका हमको बस इम्पॉर्टेंट ये है कि कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। पेरिस अमेंडमेंट एग्रीमेंट जो है हम लोग अच्छे से देख लेंगे आगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको अभी इंक्लूड करना थोड़ा सा भूल गया हूँ, उसको बाद में देख लेंगे। कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी पे था। इसको अडॉप्ट किया गया था 29 जनवरी 2000 ईस्वी को। बायोसेफ्टी इन मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल में ये होता है कार्टेजोना प्रोटोकॉल एज ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। अब सीबीडी कब आया था? अभी हम लोगों ने इस पे बात किया है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आया था? इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसे याद होगा, बताइए आप लोग। किसी को याद है सीबीडी कब आया था? अभी जस्ट 10 मिनट पहले हम लोगों ने बात की है। 1992 में, फर्स्ट अर्थ समिट में। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी जो है वो 1992 में रियो जो अर्थ समिट हुआ था उस पर बात की गई थी। इसी को जो है मॉडिफाई या सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के रूप में जो है कार्टेजोना प्रोटोकॉल बनाया जाता है बायोसेफ्टी, एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, बायोसेफ्टी के ऊपर, जो 29 जनवरी 2000 ईस्वी को मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। और इसको लागू कब किया जाता है? 11 सितंबर 2003 ईस्वी को। और रेक्टिफाई जो किया जाता है इसको 50 कंट्री के द्वारा जो है वो रेक्टिफाई, इसकी सराहना या इसको जो है सिग्नेचर वगैरह जो है 50 कंट्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। 29 जनवरी 2000 ईस्वी को मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। और ये था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। और 11 सितंबर 2003 ईस्वी से जो है ये रेक्टिफाई होता है। आगे फिर से वही बात होगा, थोड़ा सा स्कोप वगैरह के ऊपर देख लेंगे कि प्रोटोकॉल जो है वो लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फोकसिंग ऑन ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट का मतलब है कि पर्टिकुलर जो है कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसिट, इनके ऊपर जो है अगर कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करा रहा है तो ये ध्यान देना है कि उसमें जो है उसके बायोसेफ्टी के ऊपर जो है कोई इशू ना आए। ठीक है, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, या वो खुद से जो है कहीं ट्रांजिट करता है। तो एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट AIA इसके अकॉर्डिंग जो बात की गई थी कि जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा होगा कि भारत ने कुछ चीता जो है मंगाया था नामीबिया से, याद होगा किसी को? कूना नेशनल पार्क शायद कूनो में मंगाया गया था। हाँ, तो एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट का मतलब है कि सबसे पहले जो है हम चीता मंगाने से पहले इस कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी जो हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो भी सेक्रेटरियाट इसका तय किया गया होगा कि इसके लिए ये डिपेंडेंट या ये उत्तरदायी होंगे, उनको हमको पहले से इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराना होगा कि हम जो है इस पर्टिकुलर स्पीसीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो आपकी परमिशन चाहिए। इसका मतलब ये है, समझ में आया सबको? रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, अब यह है कि एक जगह से दूसरे जगह उसको जब ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसके रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ये इसमें बोला गया है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ या जो भी चीज़ें होंगी इसके ऊपर बात किया जाएगा।
बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, ये एक बनाने की बात की गई। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस सर्व ए मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, फैसिलिटेट द इम्प्लीमेशन ऑफ द प्रोटोकॉल्स, द प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अदर रिलेवेंट बायोसेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि जैसे कि लाइसेंस क्लियरिंग हाउस होता है कि इन 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है बात करो कि इसको तुम अगर ये तुम्हारे यहाँ है तो किस रिस्क असेसमेंट उसका होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, उसको आगे जो है फर्दर तुम्हारे पास क्या स्ट्रेटजी है, अदर जो बायोसेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बताना होता है, तब जाके वो बायोसेफ्टी क्लियरिंग जो है वो मिलती है। कैपेसिटी बिल्डिंग, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। प्रोटोकॉल प्रमोट्स कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल कोऑपरेशन, एनहेंस द सेफ्टी कैपेसिटी डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्री विथ इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन ऑफ इम्प्लीमेंट बायोसेफ्टी मेजर्स इफेक्टिवली। तो इसमें हम लोग को बस इतना याद रखना है कि कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था 29 जनवरी, उसका संबंध जो है बायोसेफ्टी से था। ओके, आगे नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल जो है वो याद रखेंगे हम लोग कि नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग एंड बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम टू इंश्योर फेयर इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट ऑफ अराइजिंग जेनेटिक रिसोर्सेज। नागोया प्रोटोकॉल जो हुआ था वो हम लोग याद रखेंगे कि 2010 ईस्वी में हुआ था, 29 अक्टूबर 2010 ईस्वी में नागोया जापान में हुआ था। और इसका संबंध जो है जो जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज and thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity। बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने, जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है बात की जा रही है, और उनकी जो है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है नागोया प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है अगर वन लाइन में पूछा जाए किस लिए था तो हम लोग याद रखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है इसका काम था। 2010 ईस्वी में जो है ये हुआ था, 2014 से जो है ये फोर्स में लाया गया था। बाकी सारी चीज़ें वहीं लिखी गई हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब है कि फ्रेमवर्क टू एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज associated with genetic resources, access to these resources subject to the prior informed consent of provide country mutually agreed terms between the provider and user country of institutions। जैसे कि ये जो अभी मैंने नामीबिया वाला बताया कि नामीबिया से जो शेर मंगाए गए थे, तो इसमें एक नामीबिया प्रोवाइडर था और इंडिया जो है वो यूजर कंट्री था। तो इसके जेनेटिक रिसोर्स जो वहाँ से जो मंगाए गए थे बाघ या चीता जो भी थे, उनको जो है जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया होगा, नागोया प्रोटोकॉल की भी बातों को याद रखा गया होगा। ठीक है, सिंपल यही है। हाँ, नहीं समझ में आया? सबसे पहले ध्यान देंगे कि जेनेटिक रिसोर्सेज होता क्या है। जेनेटिक का मतलब कोई बताएगा? अनुवांशिक, अनुवांशिक। अब कुछ ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेस हैं जो अनुवांशिक रूप से केवल एक ही पर्टिकुलर जगह पे पाए जा सकते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर हो गया, जो चीता मंगाया गया नामीबिया से, उसकी जो प्रजाति है केवल वहीं पाई जाएगी अनुवांशिक रूप से। हाँ,
जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब है कि अनुवांशिक रूप से केवल एक ही जगह पाई जाएंगी जेनेटिक रूप से। जीआई टैगिंग वगैरह से रिलेटेड है कि जीआई टैगिंग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जेनेटिक रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो है केवल अनुवांशिक रूप से केवल एक जगह पाई जाएंगी अनुवांशिक रूप से। अब इसका जो है यूज करने के लिए वहाँ की अनुवांशिक रिसोर्सेज है, अब कोई इसको जो है बेचना चाहता है, कोई इसको यूज करना चाहता है, तो उसके यूज के लिए एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए नागोया प्रोटोकॉल के ऊपर जो है उसको ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पीआईसी के ऊपर जो है सिग्नेचर करना होगा, इसको प्रोवाइड कराना होगा नागोया प्रोटोकॉल को। इसके बाद जो है बात आगे बढ़ पाएगी। अभी क्लियर हुआ कुछ? पीआईसी ये नागोया प्रोटोकॉल को जो देखने वाले जो भी लोग होंगे उनसे रिलेटेड होगा। वो पीआईसी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। इसमें जो है प्रोवाइडर और कंट्री यूजर कंट्री दोनों का जो है इंफॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, इसके बाद म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स जो है वो तो होंगे ही। कोई अगर कंट्री किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है तो उन दोनों के बीच जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा ही। बाकी इतना हमको ध्यान नहीं देना है नागोया प्रोटोकॉल के लिए, बस याद रखना है कि ये जो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थी। आगे अगला प्रोटोकॉल हम लोगों का है मिनीमाटा कंजर्वेशन कन्वेंशन। जो हाँ, मिनीमाता कन्वेंशन जो है वो खासकर एक तत्व के ऊपर जो मर्क्यूरी बोला जाता है, जिसको पारा पारा से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो है हमको 2010 से 2020 के डिकेड में जो है देखने को मिलती हैं। मिनीमाता रोग भी एक प्रकार के पारा से ही होता है, हम लोग याद रखेंगे। तो इसको जो है मिनीमाता कन्वेंशन बोला जाता है। ये 10 अक्टूबर 2013 ईस्वी को होता है। डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मिनीमाता जापान। मीना माता जापान, जापान में ये कन्वेंशन होता है जो खासकर पारे के जो दुष्प्रभाव, पारा का जो दुष्प्रभाव लोगों के हेल्थ पे जो देखने को मिलता है उससे रिलेटेड चीज़ों पे बात की गई थी यहाँ। ठीक है, तो इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो खासकर यही क्वेश्चन होगा कि मिनीमाता कन्वेंशन का संबंध जो है किस एलिमेंट से या किस तत्व के यूज से है। तो हमको याद रखना होगा मर्क्यूरी। सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड यहाँ दी हुई होंगी। मर्क्यूरी से रिलेटेड जितनी भी हाँ चीज़ें हैं एक बार पढ़ लेंगे हम लोग। क्या बोल रही हैं? 10 अक्टूबर 2013 ईस्वी को ये हुआ था और 16 अक्टूबर 2017 ईस्वी को जो है ये लागू किया गया था। आगे अभी हम लोगों ने वहाँ देखा कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट पीआईसी फॉर्म के ऊपर उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन प्रॉपर होता है रॉटरडम। रॉटरडम कन्वेंशन जो है हमको ये पीआईसी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको रॉटरडम कन्वेंशन के द्वारा ही अपनाया गया था। ये क्या था? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो है प्रोसीड्यूर ऑफ सर्टेन hazardous chemicals and pesticide in international trade and multilateral treaty aimed at the promoting sharing responsibility and cooperative efforts among the country protect human health and environmental from hazardous chemicals and pesticide। अगर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त हो रही है जो आपदाकारी कोई केमिकल या पेस्टिसाइड अगर कोई किसी देश से खरीदता है या किसी भी यूज से, तो उससे पहले जो है एक पीआईसी एग्रीमेंट पे जो है वो साइन करनी पड़ती है। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, यहाँ से एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट पे सिग्नेचर होगा। यहाँ से जब उसको क्लियर किया जाएगा, क्लियरिंग की जाएगी, उसके बाद वो जो है खरीद फरोख्त जो है वो हमारा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखना है हमको रॉटरडम
रॉटरडम जो है नीदरलैंड में है, अडॉप्ट किया गया था ये 10 सितंबर 1998 ईस्वी को, इन्फोर्स किया गया था 24 फरवरी 2004 ईस्वी से। यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये शायद। ओके, सारी चीज़ें वही हैं जो 1998 में 10 सितंबर 1998 को। पीआईसी का कॉन्सेप्ट ही वही है, हजार्डियस। जेनेटिक रिसोर्सेज में बस एनिमल्स ही नहीं आएंगे, ये हमको याद रखना है। जेनेटिक रिसोर्सेज में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इन्वायरमेंट के लिए इशू पैदा कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिकली जो है केवल किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में पाए जाते हैं। जैसे कि यूरेनियम या कुछ भी ऐसा रिसोर्स है जो जेनेटिकली कहीं ज़्यादा पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये रॉटरडम कन्वेंशन वाला याद रखेंगे कि इसमें सिर्फ जो है हजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो है बात की गई है। आगे देख लेंगे थोड़ा सा। लिस्ट ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड भी इसमें दिया गया है, एनेक्स 3। कोई बात नहीं। आगे जो है इंडियन गवर्नमेंट फॉर द इन्वायरमेंटल इशूज, स्टेप्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर द इन्वायरमेंटल इशूज। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर ध्यान देंगे कि आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG ये मूल कर्तव्य है। ये जो है डीपीएसपी की बात की जा रही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भी है, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट शायद बोला जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शायद बोला जाता है। ध्यान देंगे हम लोग, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह हिंदी में हम लोग बोलते हैं। उसमें जो 48A में जो है इन्वायरमेंटल इशूज़ के ऊपर जो है बात की है। कई बार ये आर्टिकल पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जब बात की जाएगी तो 48A में जो है इन्वायरमेंटल इशू हैं। और अगर हमारा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात की जाएगी तो 51AG में है। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ समय समय पे जो है कुछ प्रावधान से जो है बनाए गए हैं। इसका हम लोग बस डेट याद रखेंगे और बस डेट ही इससे रिलेटेड पूछा जाता है। बहुत सारा डिटेल जानकारी जो है आपको नेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला जो बनाया गया था, ये थोड़ा सा इसमें इधर उधर देखने को मिल सकता है, तो देख लेंगे। सबसे पहले हमारा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया था वो 1972 में बनाया गया था। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हिंदी में जो है हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बोलते हैं, 1972 ईस्वी का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी। दिस एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट रेगुलेट्स हंटिंग, ट्रेड्स एंड कॉमर्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, इम्पोज पेनाल्टीज फॉर ऑफेंस। तो याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बाद जस्ट इसके बाद 1974 में लाया जाता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम इसको बोलते हैं। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ा सा लिख लेंगे अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं तो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 19 क्या बोल रही हैं, आगे हम लोग बात करेंगे अभी उस पर। एनजीटी जो 2010 में बनाया जाता है।
हम लोग क्रोनोलॉजिकल देख रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल में सबसे पहले जो था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में था। इसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जलवायु जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम जो है 1974 में आता है। इसके बाद आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ईस्वी में, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में। इसके बाद आता है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अधिनियम 1981 ईस्वी में। सारे को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट करते जाएंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 ईस्वी में। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर यहाँ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नोट कर लेंगे। दिया तो हुआ है, इन्वायरमेंटल एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, 1986 में हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। इसके बाद पहली जो है भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो आती है, वो थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग कि पहला फॉरेस्ट पॉलिसी, पहला फॉरेस्ट पॉलिसी जब लाया गया था तो वो 1988 ईस्वी में लाया गया था। इसमें नहीं दिया लेकिन नोट कर लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय वन नीति, पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 ईस्वी में लाया गया था। इसके बाद सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में लागू किया गया था। तो कितने हमको एक्ट से याद रखने हैं, एक बार फिर से हम लोग याद कर लेंगे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, एक बार बता देंगे हमको। 72, 1974, 1980, 1981, 1986, 1988 और सबसे लास्ट में 2002। 1972 में क्या आया था, सभी लोग बोलेंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सबसे पहले ये लोग जंगली जीवों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कौन सा आता है 1974 में, पानी बचाने की बात करते हैं 1974 में। ऐसे ही याद किया जाता है, वन बचाने, जंगली जीवों को बचाने की बात 1972 में किया गया, पानी बचाने की बात जो है 1974 में किया गया। इसके बाद 80 में क्या बात किया गया था, फॉरेस्ट को बचाने की बात किया गया था 1980 ईस्वी में। 1981 में क्या बोला गया था, 1981 में वायु के ऊपर बात किया गया था, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 से याद रखेंगे हम लोग। 1986 में क्या बात किया गया था, इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। इन्वायरमेंट संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1988 में कि भारत की पहली वन नीति आई थी 1988 ईस्वी में, फर्स्ट फॉरेस्ट्री पॉलिसी या फॉरेस्ट पॉलिसी। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ओके 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट। क्लियर है सबको? अब इसमें जो बचे हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। एनजीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर कहीं भी भारत में कोई भी पर्यावरण हानि अगर देखने को मिलता है हम लोगों को, अगर कहीं भी भारत में पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर होती है, लीगल इशू अगर होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बोला गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण।
2010 ईस्वी में इसको बनाया जाता है। ये जो है एक टाइप का, अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो अदालत का काम करता है, ये एक प्रकार के कोर्ट का काम करता है। किसी भी इन्वायरमेंटल इशू के लिए एक प्रकार के कोर्ट का काम करता है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल ओवर मैटर रिलेटेड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल क्लियरनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये ज्यूरिडिक्शन एक प्रकार का है, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे, आगे कौन सा छूटा हुआ था हमारा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्शन प्लान, राष्ट्रीय एक्शन प्लान क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, कार्य योजना बोलते हैं, राष्ट्रीय कार्य योजना। पहला जो था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो 2019 ईस्वी से शुरू किया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये याद रखेंगे हम लोग। NCAP, ये 2019 से शुरू किया गया था। रीन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम जो है वो इंडिया सेट टारगेट रिन्यूएबल एक्सटेंशन इंक्लूडिंग 2070 में नेट जीरो इमिशन, ये इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो इमिशन का मतलब है, नेट जीरो से कोई बता सकता है क्या मतलब है? नेट जीरो इमिशन क्या है? नेट जीरो इमिशन जो है CO2 इमिशन से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया का जो टारगेट है कि 2070 तक हम वायुमंडल में जितना CO2 को छोड़ेंगे, उतना CO2 जो है हम पेड़ पौधों को लगा के ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग नेट जीरो बोलते हैं, मतलब कि आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। आगे ये जो है इंडिया के कुछ मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर जो कुछ प्रोग्राम बनाए गए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक्ट और अधिनियम जो लिखवाए गए थे वो याद रखेंगे हम लोग। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, अगर टाइम है तो। टाइम तो अभी है ही। क्वेश्चंस कितने लोगों ने सॉल्व किया था? मुझे पूरा भरोसा था। आपने अभी टेस्ट भी नहीं दिया है प्राची। ठीक है, पेपर 2 पढ़िए, अच्छी बात है। पेपर 1 ठीक है, ठीक है। इसको देखेंगे हम। पहले लिखा गया कि फोटोवॉल्विक वोल्टिक सेल प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट। जो हमारा सोलर पैनल जो होता है उसमें फोटोवॉल्विक वोल्टिक सेल जो है यूज किया जाता है, और बोला जा रहा है कि वो जो है प्रत्यावर्ती धारा, दो प्रकार की धारा होती है, एक डायरेक्ट करंट होती है, एक अल्टरनेटिव करंट होती है। तो हमारा जो सोलर पैनल होता है वो कौन सी धारा जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर सोलर पैनल जो है वो पावर ग्रिड के साथ, पावर ग्रिड एक यंत्र होता है, पावर ग्रिड के साथ अगर अटैच है तो हमेशा वो AC करंट रिलीज करेगी, अल्टरनेटिव करंट रिलीज करेगी। लेकिन अगर सोलर फोटोवोल्टिक सेल, अगर सोलर पैनल हमारा बस सोलर पैनल अगर पूछा जा रहा है तो वो हमेशा DC करंट जो है वो रिलीज करेगी। तो इस हिसाब से
स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा है कि फोटोवॉल्विक सेल आर एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू द सन, देयर फोर एज टेम्परेचर राइज लीकेज अक्रॉस द सेल इंक्रीज। ये हमको सही लग रहा है, तो इस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट इसमें 4 जो है वो सही होना चाहिए। समझ? इतना याद रखना है कि अगर डायरेक्ट हम लोग सोलर पैनल का यूज करते हैं बिना पावर ग्रिड के, पावर ग्रिड एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो है सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द एसी फॉर्मेट, अल्टरनेटिव करंट के फॉर्मेट में जो वो चेंज करता है। लेकिन ये जो हमारा सोलर पैनल जो होता है, जो फोटो वोल्टिक सेल जो होते हैं, वो अगर हम लोग बिना पावर ग्रिड के यूज कर रहे हैं तो वो डीसी करंट जो प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करंट जो प्रोड्यूस करता है। और ये बोला जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि जैसे जैसे हमारे सूर्य का टेम्परेचर जो बढ़ता है तो सेल की जो लीकेज है, सेल से अधिक ऊर्जा जो वो लीक करती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा सेल से उतने ज़्यादा जो है लीकेज हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारा स्टेट क्या बोल रही हैं, लीकेज का मतलब है कि करंट का फ्लो ऐसा। हाँ, जो इन्वर्टर लगा होता है वो एक प्रकार का पावर ग्रिड है, तो वो जो है कन्वर्ट कर देता है हमारे एसी में। तो याद रखेंगे हम लोग, ये सही, ये दूसरा वाला जो है गलत है। लीकेज सबको समझ में आ गया? जितनी ज़्यादा धूप होती है उतना ज़्यादा हमको डायरेक्ट करंट जो वो प्रोवाइड कराता है, जो ठंडी के दिनों में इसीलिए सोलर पैनल जो उतना ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते हैं और गर्मी के दिनों में बहुत भयंकर काम करते हैं। इजी था, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुकी है। इसका आंसर देंगी, बताइए कौन देगा? यूट्रोफिकेशन में कौन कौन से मोस्ट क्या होगा? बहुत अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही होगा। अब यह है कि जल शोधन के लिए मानक स्कंदक, ये जो है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम लोग नहीं भी पढ़ते तो हमको मालूम होना चाहिए। क्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन स्कंदक नहीं होता है। स्कंदक जो होता है वो फिटकरी होता है, फिटकरी का यूज अक्सर हम लोगों ने किया है। इसको हम लोग देख लेंगे स्कंदक क्या होता है। क्लोरीन से जो है जल के प्रदूषण को दूर किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन यह जो मानक स्कंदक जो बोला गया है, क्लोरीन स्कंदक नहीं होता है, फिटकरी जो होता है वो होता है हमारा स्कंदक। ठीक है, आगे इसमें है कि PM10 बड़ा कर देते हैं। अब पढ़ लेंगे, दो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि PM10 इज प्रिफर्ड ओवर टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टडीज। पार्टिकल लार्जर देन 10 माइक्रोन आर बेटर इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर एयर पॉल्यूशन। दूसरा तो डायरेक्ट हम लोग को गलत दिख रहा है कि साइज बढ़ने से ऐसा थोड़े होगा कि वो हेल्थ के लिए बेटर इंडिकेटर होने लगेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड 1 जो वो सही है, सेकंड जो गलत है। तो कई बार जो है
हाँ हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे वायु इंडिकेटर के बारे में, जो अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है स्क्रीन वगैरह पे। ये बताइए, ये बताइए, इस पे जो है लगभग अच्छी खासी बहस जो हम लोगों की हुई है। सही उत्तर देने वालों को मिलेंगे 5 रुपये का इनाम। क्लियर होगा सबको? इतना ज़्यादा इसमें सोचने की बात थी नहीं, दोनों गलत है। ये जो है केवल भूकंप का जो है कल बात किया गया था, क्या मापता है? इंटेंसिटी मापता है। वो भी, ये जो मॉडिफाइड मर्केली स्केल जो होता है वो केवल इंटेंसिटी मापता है, लेकिन इलॉजिकल तरीके से मापता है। इसको अनसाइंटिफिक भी बोला जाता है। तो इतना हम लोग को याद रखना है कि इंटेंसिटी को मापता है, और बस इंटेंसिटी को ही मापता है, हमको याद रखना है। अगले वाले पे बात ऑलरेडी हो चुका है, ए एंड सी होगा। क्लियर है सबको? बत- आगे है कि अब बताइए, इस पे अभी जस्ट पहले मैंने बात किया है। दूसरा बिल्कुल सही है। पावर ग्रिड के साथ एसी आता है कि डीसी डीसी आता है? अभी मैंने बताया कि पावर ग्रिड जब यूज किया जाता है किसी फोटोवोल्टिक सेल के साथ, तो हमेशा एसी करंट जो है वो जनरेट करता है। बस फोटोवोल्टिक सेल अगर यूज किया जाएगा तो हमेशा डीसी करंट जनरेट करेगा। पावर ग्रिड बोला गया है, पावर ग्रिड के साथ फोटोवोल्टिक सेल अनुकूलता इसलिए भी है क्योंकि इससे दृष्ट धारा पैदा होती है। ये बिल्कुल गलत है, इससे अल्टरनेटिव करंट जो है वो पैदा होगी, क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दोनों सही नहीं होंगे, मैं इतना बता रहा हूँ। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। सुपोषण में हम लोगों ने पढ़ा था एल्गी बूम। जब एल्गी बूम होगा तो बायोमास जो वो बढ़ेगा, और यूट्रोफिक लेक नॉर्मली है क्लियर वाटर, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है काई की मात्रा जो है अधिक पाई जाएगी। पहला जो है सही है कि राइजिंग न्यूट्रिएंट लेवल इज लेक चेंज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बायोटा प्रेजेंट देयर। ये सही है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो गलत है। यूट्रोफिक लेक नॉर्मली हैव क्लियर वाटर, कभी नहीं होगा। एंड कंटेंट लिटिल बायोमास, क्लियर वाटर नहीं होगा, और बायोमास जो है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। क्लियर हुआ सबको?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दोनों क्लियर होने चाहिए। एच एफ सेज, सी एफ सेज, और बहुत सारी जो हम लोगों ने देखी थी गैसेज जो ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये भी सिंपल है। इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। रिस्क का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स कॉजिंग लॉस। जोखिम का मतलब होता है नुकसान करने वाली घटनाओं की बारंबारता। जैसे कि यहाँ भूकंप आने का रिस्क है। रिस्क मतलब जोखिम है, जोखिम का मतलब है कि कभी भी भूकंप आ सकता है, यानी कि नुकसान करने वाली घटनाओं की बारंबारता। एक और सेकेंड अगर हम लोग मिलाते हैं तो दो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद रिस्पांस, एक्सपोजर एंड वनरेबिलिटी, इसको देख लेंगे। तो सुभेद्यता का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया को मिला देंगे हम लोग। नुकसान को कम करने के लिए कार्रवाई। डी का वन हमारा है वन में। एक्सपोजर का मतलब है कि जोखिम प्रवण आबादी और संरचना को परिमाण। बी का थर्ड वन में है, तो इसका वन जो है वो सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्लियर है? इसमें कुछ वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। रिस्क का मतलब होता है नुकसान को कम करने के लिए नुकसान करने वाली घटनाओं की बारंबारता। एक्सपोजर का मतलब होता है कि जोखिम प्रवण आबादी और संरचना का परिमाण। सुभेद्यता का मतलब होता है तैयारी की मात्रा। अनुक्रिया का मतलब होता है नुकसान को कम करने के लिए कार्रवाई। जल की कठोरता से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वैसे भी आप आंसर दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कठोर अगर जल हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो है साबुन झाग बहुत कम बनाता है। साबुन जब झाग कम बनाएगा तो वो साबुन की खपत ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो ई को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो दो तो वैसे ही निकल गया। अब है कि जल की स्थायी कठोरता को जल को गर्म करके आसानी से दूर किया जा सकता है। ये अस्थायी कठोरता के बारे में नहीं बोल रहा है, ये अस्थायी कठोरता के बारे में होता है कि जल के अंदर अस्थायी कठोरता पाई जाती है तो उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करके दूर कर सकते हैं। तो इसका सेकंड होना चाहिए ए बी डी जो है वो सही है। बाकी सारी चीज़ें जो है सही है। जल की स्थायी कठोरता जो है, जल की कठोरता जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण होती है। जल दो तरह की होती है, अस्थायी, स्थायी। और यह गर्म जल के पाइप प्रणाली में पपड़ी पैदा कर देती है। ये हमको अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कठोर जल या को हम लोग यूज करते हैं तो जिस बाल्टी में जल को बार बार इकट्ठा करते हैं, जिस बाल्टी में जल को रखते हैं उसमें भी पपड़ी लग जाती है। किसी बर्तन में अगर गर्म करते हैं तो उसमें भी पपड़ी लग जाती है। इमर्सन रॉड के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। इमर्सन रॉड की देखा होगा आप लोगों ने, गीजर वगैरह भी देखा होगा, तो उसके अंदर बहुत भयंकर जो है पपड़ी हम लोगों को देखने को मिलती है। वो केवल जल की कठोरता के कारण ही होती है। CBOD इसका फुल फॉर्म पूछा गया। मैं शायद कभी ना कभी इसको थोड़ा सा बताया ही होगा, या नहीं बताया होगा तो आज बता दूंगा।
थर्ड इसका होता है कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके द्वारा जो मिनिमम ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है अपने सारे जैविक चक्रों को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग CBOD बोलते हैं, कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अगर कहीं जो है जल में जो है पॉल्यूटेंट की मात्रा जो है बढ़ जाती है, प्रदूषण जो है जल में बढ़ जाता है, तो CBOD की मात्रा जो है वो घट जाती है, जिससे कि वहाँ जलीय जंतुओं की मृत्यु जो है वो शुरू हो जाती है। आगे है फिर से वही RSPM आर दो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, क्या बोल रहे हैं, CBOD कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जनरली इसको हम लोग देखेंगे, वैसे ये यूजफुल होता है जलीय एक्वाटिक सिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। लेकिन इसका अगर इन जनरल हम लोग देखेंगे डिफिनीसन क्या होता है, तो किसी भी जीव जंतु के द्वारा अपने पूरे जैविक चक्र को पूरा करने के लिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, उसी को हम लोग CBOD बोलते हैं, कार्बोनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, बताइए। COD देख लेंगे हम लोग, CBOD और COD। ये CBOD है। CBOD का मतलब होता है, जो मैंने बताया कि इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे कि मैं एक चक्र पूरा जो है अपने सभी क्रियाओं का पूरा करने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेवल नापते हैं बीमार पड़ने पे, तो वो इससे रिलेटेड है। CBOD का मतलब वो भी हम लोग देखेंगे, वो पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चंस तो अभी काफ़ी हैं, इतने पे हम लोग पॉज करते हैं, कल जो डिस्कस करेंगे। लगभग हम लोगों ने 75% जो है वो कवर कर लिया, जैसा कि क्वेश्चन सॉल्व करके दिख रहा होगा हम लोगों को। बाकी कुछ जो चीज़ें बची हुई हैं उसको मैं कल की क्लास में पूरा कर दूंगा, और इसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन जो है वो शुरू कर देंगे, और लगभग 15 से पहले जो है हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तैयारी चल रही है, अच्छा ना। आज की क्लास जो हुई है हमारी 2 घंटे की हुई है, मज़ा आया है हमको, आप लोगों को तो नहीं आया होगा। हाँ, साथ में नोट करते जाइए, एक बार बस रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए जो है मैं इसको थोड़ा सा लास्ट में बता रहा हूँ कि